अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और इस वक्त जो सूरत हाल इस्लामाबाद में बनी हुई है, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर इस वक्त हैं, चूँकि पाकिस्तान एक तारीख रकम कर चुका है और एक तारीख रकम करने भी जा रहा है। आर्जी जंगबंदी की पाकिस्तान ने जो दरख्वास्त की थी, दोनों जानिब से उसको कंसीडर किया गया। अमेरिका का वफ्द और ईरान का वफ्द इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ पर जो मुज़ाकरात हैं वो यकीनी तौर पर कामयाब होंगे और पाकिस्तान को जो पिछली एक बड़ी कामयाबी मिली थी उससे भी बड़ी कामयाबी अब मिलेगी। और न सिर्फ इससे पहले दिफाई महाज पर बल्कि अब सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान बहुत खुलकर और उभर कर पूरी दुनिया के सामने आने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब इस्लामाबाद में इस वक्त माहौल क्या है मारूफ, हम ज़रा चलते हैं कन्वेंशन सेंटर। सलमान अमान हमारे नुमाइंदे खुसूसी वहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि अब क्या वहाँ पर इस वक्त तैयारियाँ हैं, कितनी उम्मीदें इस वक्त वहाँ पर मौजूद लोगों को मौजूद हैं। एहतिशाम उल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। दीगर कुछ मेहमान भी आगे चलकर हमें ज्वाइन करेंगे। तो सलमान की तरफ चलते हैं मारूफ। बिल्कुल सलमान, आप किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं? अगर ये कहा जाए कि वंस इन अ सेंचुरी और वंस इन अ हिस्ट्री ये मोमेंट आता है तो गलत नहीं होगा और पाकिस्तान इस वक्त तारीख रकम कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है मारूफ, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की नजरें, तो कि बिल्कुल इसके अंदर किसी किस्म का कोई मुबालगा आराई नहीं है। पूरी दुनिया एक तरह से दम साधे पूरी उम्मीद नजरों के साथ पाकिस्तान को देख रही है कि इस नतीजे में एक नई दुनिया जो है वो तश्कील होने जा रही है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तश्कील होने जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने कहा कि वंस इन अ सेंचुरी मूवमेंट है जो पाकिस्तान के अंदर बन रही है। पाकिस्तान इस मूवमेंट के अंदर एक कलीदी रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारी स्क्रीन के ऊपर व्यूअर्स जो है वो देखें कि किस तरह से रात को और आज सुबह जब अमेरिकन मेहमान और रात को ईरानी डेलीगेशन को लैंड किया, उस वक्त जो सबसे ज्यादा नोट करने वाली चीज है और इस वक्त उसके ऊपर पूरी दुनिया में भी बात हो रही है, वो है बॉडी लैंग्वेज ईरानी मेहमानों की और पाकिस्तानी मेजबानों की। किस तरह से गर्म जोशी से इस्तेमाल किया गया, किस तरह से आपस के अंदर गुफ्तगू की गई, खुदाई गुफ्तगू की राइट। किस तरह से जब अमेरिकन डेलीगेशन आया और अमेरिकन डेलीगेशन के साथ साथ आपने देखा कि किस तरह से उनका एक शानदार इस्तकबाल किया गया और अमेरिकन डेलीगेशन के साथ भी पाकिस्तान की जो एक बेतकल्लुफी है और एक पूरे तमाम जो है, एक पूरे तमाम बॉडी लैंग्वेज दोनों जानिब से, तमाम तरीकों की जानिब से हमें देखने के अंदर आई। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इसको ये नोट करने वाली चीज है, जिससे जाहिर होता है कि दोनों जो फरीक हैं इस मामले के, यानी कि ईरान और अमेरिका, उनका पाकिस्तान के ऊपर कितना ज्यादा एतमाद है और पाकिस्तान के साथ कितनी ज्यादा करते हैं वो। और यही वजह है और यही वो कलीदी चीज है जो कि मुज़ाकरात को आगे लेकर बढ़ेगी। बिल्कुल दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें, बार बार हम बात करें कि खेड़ा कन्वेंशन सेंटर में जहाँ पर एक मीडिया सेंटर किया गया है और वहाँ पर सुबह सवेरे से ही लोग इतने एक्साइटेड थे। जनरल दुनिया चाहे वे तुर्की से, ईरान से, रशिया से, फ्रांस से, बरतानिया से, अमेरिका से, दुनिया की कोने कोने से यहाँ पर जनरल मौजूद थे और जिनसे भी हमारी बातचीत हुई है, क्योंकि तब हम अपनी यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सब लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। क्यों? क्योंकि ये जंग खत्म करवाना जो है, ये जंग के अंदर जो पहलवान आपस के अंदर गुस्सा गुस्सा हो चुके थे, उनको अलग करना ही बहुत बड़ी बात थी। पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी में अपने जो इत्मीनान है, अपनी जो साख है, उसको इस्तेमाल करते हुए इन पहलवानों को, जो खूंखार पहलवान करने के बाद हम उनको मुज़ाकरात की जो मेज है उसके ऊपर भी किताब हो चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की जानिब से फैक्टर, और इसी स्पिरिट के साथ, इस स्पिरिट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद टॉक के ऊपर, जो कि इंशाल्लाह जाएंगे इस्लामाबाद अकॉर्ड की तरफ। तो पूरा जो एक वाइब है वो बहुत पॉजिटिव है। आज की डेट तक इस वक्त तमाम मेहमान, तमाम मेजबान जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे आपको ग्लूड दिखाई दे रही है, एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफ़ी दिखाई दे रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको रिलैक्स दिखाई दे रही है। तो ये इस मुज़ाकरात को आगे ले जाने की बहुत इंपॉर्टेंट की है। जी बिल्कुल सलमान, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव इस वक्त हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट बना हुआ है। एहतिशाम उल हक साहब, गुज़िश्ता रोज़ भी हम इस हवाले से बात कर रहे थे, ये वो लोग हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज जब पहले देखी जाए, जब जंग के दौरान या के बात किया करते थे तो माथे पे बल होते थे, गुस्सा चेहरे पर नजर आता था, लेकिन आज जब इस्लामाबाद की राहदारियों में और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं जो माहौल बना हुआ है, वहाँ पर न सिर्फ बॉडी लैंग्वेज बल्कि जो अंदाज है उनका, जिस तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अंदाजा हो रहा है उनके चेहरे के तासुरात से कि ये कितना पॉजिटिव होने वाला है। देखिए
सबसे अहम बात है कि उनका यहाँ पहुँच जाना खैर खरीद और एक जगह बैठने की तैयारी करना, ये बहुत अहम और बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए। नहीं जाएंगे जो हिंदुस्तान में तो मंदिरों में लोगों को मोदी ने बिठाया है कि जिसके जहाज़ ही लेट हो जाए, जिसको कहते हैं आग लग जाए, सब जगहों कुछ भी ना हो, उसको छोड़ देते हैं। देखिए अब बाय द वे मैं आपको अरबाब और मारुख, मैं आपको इस प्रोग्राम में बोल के तवस्सुत के मैं जो आपको बातें बताऊंगा किसी टीवी पे आप नहीं सुनेंगी। अंदर की बात बताऊंगा, आपको बताऊंगा किन 5 बातों पे अल्टीमेटली फोकस होने जा रहा है, कहाँ पे बैकग्राउंड में पाकिस्तान ने अमरीकियों और ईरानी लोगों से बात करके जो 5 पॉइंट तय किए हैं, जो फ्रेमवर्क पाकिस्तान ने बनाया है, जिसके लिए पाकिस्तान का एफर्ट है कि मिडिल ग्राउंड वहीं से तलाश किया जा सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। बात हो रही है कि किस तरीके से आबरूमंदाना हल तलाश किया जाए ताकि दोनों को ये एक्सेप्टेबल हो। एग्जैक्टली 2 मिनट लूँगा, आपको तफसील बता देता हूँ जल्दी और उसमें बहुत बड़ी खबर भी होगी। देखिए 5 पॉइंट जिस पे अमेरिकन राज़ी हो गए। आप देखें टोटल, आप देखें मारूफ अरबाब, ये 25 पॉइंट बनते थे। अगर 5 पॉइंट शामिल करनी आए जाएँ, जो चीन और हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे वो तो 30 बन जाते हैं। 15 पॉइंट अमेरिका के, 10 पॉइंट आपने देखा कि ईरान के, 5 इनके, अपना क्या कहते हैं अपना पाकिस्तान को, चाइना के। अब ये सबको कम करके 5 पॉइंट पे लाया गया है। वो 5 पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट इसमें है कि जो जिस पे मुतनाज़ा बातें हैं, जिन पे चीज़ें तय होनी हैं। सबसे पहले है कि ईरान जो है ना वो ये कह रहा है कि जी हमने आबनाए हुर्मुज़ से अपना कंट्रोल रखना है। देखिए बहुत बड़ा इरिटेंट है। और ये कि जी आपने देखा ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कह दिया कि जी हमने आबनाए को खोल दिया है और अमेरिकन वेसल भी वहाँ से जा सकते हैं। अब ये अमेरिकी पोजीशन ये है, जो बैकग्राउंड में पाकिस्तान से उनकी बातें हुई हैं उनके ऑफिशियल से, वो कह रहे हैं कि भी देखें 28 फरवरी से पहले ये आबनाए हुर्मुज़ एक फ्री वाटरवे था और उससे पहले कोई इस पर टोल नहीं था। आप इस पर टोल नहीं ले सकते। 2 दुनिया में हैं नहरें, पनामा कैनाल और नहर स्वेज़, वो दोनों मैन मेड हैं। अगर वो ले रहे हैं तो उनकी मेहनत है, उनको लिया जा सकता है। ये हमारे लिए मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना, एक, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है जिस पे अभी बहस होनी है, इख्तलाफात हैं। दूसरा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। उसके बारे में अमेरिकन कह रहे हैं कि जी ये जो 400-450 किलोग्राम जो 1000 पाउंड बनता है एनरिच यूरेनियम, ये आप हमारे हवाले करेंगे। उन्होंने ये कहा है, लेटेस्ट जो बताया पाकिस्तान को भी जब बातें होंगी, वो ये है कि जी देखें हमने एनपीटी साइन किया हुआ है और ये जेसीपीओ जो साइन हुआ था 2015 में, उसमें हमें कहा गया था कि सिविलियन पर्पसेस के लिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम ये आपको नहीं देंगे। पहले खबरें आ रही थी कि आधा लेने की बात हो रही, तो इस पर एक पोजीशन ली हुई है ईरान ने। अब किस सबसे पीछे देखने वाली बात है। तीसरी बात है, ईरान ये कह रहा है, तीसरा पॉइंट है कि ईरान के जो इंटरेस्ट, वो कहते हैं हमारी प्रॉक्सीज कहें आप, हमारे तादी कहें आप, हिजबुल्लाह कहें लेबनान में, हमास को कहें गज़ा में, हुती को कहें आप यमन में, हम इनके साथ खड़े हैं। आपको ये जो तय हुआ था एग्रीमेंट, उसके मुताबिक आप इन पे हमले नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट है, अमेरिका गारंटी दे कि ईरान पे दोबारा हमला नहीं होगा और खलीजी ममालिक से निकल जाएँ। इस पर ये जो तलान वो नहीं कहेंगे हमारे तो बाकायदा ममालिक से अपने अपने माहदे हैं, जब वो हमें कहेंगे कह रहे हैं। अच्छा एहतशाम साहब, ये 5 पॉइंट्स क्योंकि आपने बयान कर दिए, अब हम एक और आखिरी बात, जी एक करके, क्योंकि बाबर अलाउद्दीन साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, आप कंप्लीट कर लें। हाँ जी, आखिरी बात, हाँ जी आखिरी बात बता दूं। एक ये वो कहते हैं ये कर लें, उसके बाद वो कहते हैं कि जी जब आपकी सैंक्शन ख़त्म हो जाएंगी, तेल आपकी गैस और आपके मिनरल आप आज़ादाना बेच सकते हैं, पूरी दुनिया से आपके मामला ठीक हो जाएंगे, तो आप ऐसे कर लेंगे तो ये एक विन विन सिचुएशन निकल आएगी। अब सारा फोकस इसी पे है किस तरह मामला जाते हैं। अब जो मुझे पता चला है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने जो एफर्ट किए हैं इनिशियली, इस पे कोई कामयाबी नज़र आ रही है। अल्लाह करे कि अब जब दोनों आमने सामने बैठ जाएंगे, उस सूरत हाल फिर देखते हैं किस तरफ जाती है। ठीक है, तो ये बाबर साहब, अब ये 5 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट इसमें आबनाए हुर्मुज़ पर टोल का है। ज़ाहिर 28 फरवरी से पहले सब कुछ नॉर्मल था, रोज़ कोई 100 से 125 150 के करीब यहाँ से शिप्स गुजरते थे। अब ये जो टोल वाला मामला है, मुज़ाकरात में आपको लगता है इसका कोई वे आउट निकल सकेगा? फिर आगे हम एक एक मजीद पॉइंट को डिस्कस करते हैं चलकर। देखें, ये 5 पॉइंट्स जो है ना, यही असल में इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये बिल्कुल सही इनको नैरो डाउन करके जो यहाँ पर अभी हम जिक्र कर रहे हैं, असल में बोन ऑफ कंटेंशन इधर ही है
अभी इन ये नहीं है कि इन 5 पॉइंट्स के ऊपर कोई तस्वीर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि जब आपकी नीयत ठीक है तो दुनिया में हर मसले का हल मौजूद है। फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। अभी आप क्योंकि पहला पॉइंट की बात कर रहे हैं, आपने हुर्मुज़, इसमें कोई शक नहीं, 28 फरवरी से पहले एक फ्री आबी गुजरगाह थी, उस पे कोई टोल या कुछ नहीं था। अभी इस तरह की जो कुदरती आबी गुजरगाहें होती हैं, ये फैक्ट है कि उनके ऊपर इस तरीके से टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ईरान भी इस चीज को अंडरस्टैंड करता है। ईरान ने सिर्फ ये पॉइंट रखा हुआ है इस चीज को राइट। डिटरमिन करने के लिए कि दुनिया माने कि आपने हुर्मुज़ के ऊपर उसका हक है, कंट्रोल है, और उन्होंने जिस तरीके से इफेक्टिवली पिछले 40-45 दिनों में साबित किया है। बट ये भी हकीकत है कि आपने हुर्मुज़ के ऊपर सिर्फ ईरान का टेरिटोरियल वाटर नहीं, आपने हुर्मुज़ के दूसरी तरफ तो अमान भी है, तो ये भी तो देखना पड़ेगा। लेकिन इसका कोई ऐसा मैकेनिज्म बिल्कुल बन सकता है, अगर एग्जैक्टली टॉल या ऐसी चीज ना भी हो, कोई ऐसा उसका मैकेनिज्म, वर्किंग मैकेनिज्म बन सकता है जिससे ईरान की ये बात रह जाए कि ये एक्सेप्टेड हो कि ये उसका मतलब प्रेरोगेटिव है या उसका ये कानूनी हक है। लेकिन टॉल वाली बात अगर आप यहाँ पर करेंगे तो फिर दुनिया में बाकी जो स्ट्रेट्स हैं उनके ऊपर भी ऐसी ही बात सामने आएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये पहला पॉइंट जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये नहीं है कि इस पे कोई नॉन स्टार्टर है या इस पे बात नहीं हो। ईरान का अपना एक व्यू पॉइंट है, अमेरिका का अपना व्यू पॉइंट है, इंटरनेशनल कवानीन भी इसके मौजूद है, अक़वाम मुत्तहिदा की अम्ब्रेला की बात भी हो सकती है। तो इसके ऊपर भी वे फॉरवर्ड निकल सकता है दरमियानी। और इसी तरीके से बाकी जो आपने 5-4 पॉइंट कहे इसके अलावा उनके ऊपर वन बाय वन जब हम डिस्कस करते हैं तो आप एंड पे यही हमें इस चीज का अंदाजा होगा कि एवरी पॉइंट हैज अ सोल्यूशन। राइट। और उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि जो मरवजा इंटरनेशनल कवानीन है उसके मुताबिक चले। किसी मुल्क का ये आप उसको हक नहीं दे सकते कि अपनी मर्जी के मुताबिक चीजों को लेके आगे चले। हाँ, उसके कंसर्न को एड्रेस जरूर होना चाहिए, वो ईरान का राइट है और अमेरिका का भी राइट है कि जो उनके कंसर्न है। इसलिए तो बातचीत है, इसलिए तो मुज़ाकरात हैं, इसलिए तो मिल बैठ रहे हैं। अगर ये पॉइंट्स स्ट्रेट अवे इतनी आसानी से हल हो जाते तो मुज़ाकरात की नौबत क्यों आती है। तो चूंकि मुज़ाकरात पे राजी हैं, मुज़ाकरात शुरू हुआ चाहते हैं, उम्मीद की जानी चाहिए। और चूंकि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से पहले दोनों वफूद की सेपरेटली पाकिस्तानी लीडरशिप से मुलाकात भी है, उसमें यही बातें होंगी कि हमने आगे कैसे चलना है। सही है बाबर साहब, बाकी जो 4 पॉइंट्स हैं उस पर भी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। इस वक्त जुल्करनैन इकबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, शायर इक़्तिदार से। क्या इंसाइट्स आ रही हैं अभी तक की इतलात के मुताबिक, क्या कुछ हो चुका है, क्या होने वाला है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जुल्करनैन, ओवर टू यू, क्या बता सकते हैं इस वक्त आप नाजरीन को, क्या है आपके पास इंसाइट्स? मारूख, खबरें तो आ रही हैं लेकिन क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव है इसलिए पूरी बात ऑफिशियल कंफर्मेशन आने से पहले शेयर तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं हिंट के तौर पे इतना ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि जिस काम के लिए गैर मुल्की मेहमान आए थे उसकी इब्तिदा हो चुकी है, वो काम शुरू हो चुका है। और इतलात इस किस्म की आ रही हैं कि मुस्बत पेशरफ्त जो है ना, दोनों जानिब से मुस्बत इशारे दिए जा रहे हैं, मुस्बत जो पेशरफ्त है वो हो रही है, बड़े पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं। और जो मसालेकार हैं, जो सालिसकार हैं, जो पाकिस्तानी हुक्काम हैं, वो भी काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं अभी तक की जो सिचुएशन है उससे, क्योंकि दोनों जानिब से ही कोशिश है या ये नीयत है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इस मसले का हल निकल आए। इसी वजह से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कोई ना कोई पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए आ सकती है। जो इस्लामाबाद का फैसला है वो पूरी दुनिया को आज इम्पेक्ट करेगा। अब वो फैसला आज होता है या कल होता है, कब तक ये मामला आगे चलते हैं, लेकिन अभी तक इतला जो हमें आ रही हैं रेड जोन से, जो मकाम मुतय्यन है दोनों के लिए बातचीत का, वहाँ पे हलचल भी हो रही है। और जो हलचल है वो बड़ी पॉजिटिव किस्म की हलचल की इतलात अब तक सामने आ रही हैं इस्लामाबाद में। जी मारूफ। ठीक है, जुल्करनैन इकबाल बता रहे हैं। और अब आप एग्जैक्टली जिस तरह से जितना सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इशू है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आए तो मजीद अपने नाज़रीन के सामने रखें। आपसे थोड़ी देर पहले हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अली अवाना ने डॉक्टर मारिया सुल्तान से कुछ गुफ्तगू की है, वो मुलाहिजा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पूरी दुनिया की नज़रें आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स और मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड पर हैं, लेकिन इस अकॉर्ड से आगे ले जा रहा है क्योंकि माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान की वजह से जो अकॉर्ड होने जा रहा है उसके नतीजे में दुनिया, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर चेंज होने वाला है। और अब दुनिया के अंदर जो यूनिपोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट था वो भी बदलेगा और अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहेगी। इस हवाले से हम बात करेंगे। जाना माना नाम है डॉक्टर मारिया सुल्तान का, मजीद तारुफ की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड के बाद अब कहा जा रहा है कि एक नई तरह की दुनिया या नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा। वो वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा और उसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा, कि जरा मुख्तसरन बताइएगा। देखिए, यूनिपोलर मूवमेंट से पहले एक उसकी ताकत का तवाज़ुन का मरकज़ था
और वो मरकज़ जो है ग्लोबलाइजेशन के साथ था। वो मरकज़ ये था कि बैन अक़वामी तिजारत डॉलर में होगी। वो मरकज़ ये था कि बैन अक़वामी तेल की तिजारत जो है डॉलर्स में होगी। इस वक्त जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो भी नया फार्मूला आएगा, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि ईरान के साथ या ईरान के बगैर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा रवा करना चाहते हैं। और ईरान ने ये कहा है कि ये जो है वो जो फ़ीस है वो बिटकॉइन में लेंगे, या मतलब क्रिप्टो करेंसी में लेंगे, या युआन में लेंगे। सो अगर तो अमेरिका चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी या युआन में ना लें, फिर तो अमेरिका को ईरान के ऊपर से सैंक्शंस उठानी पड़ेंगी। सैंक्शंस उठाएंगे तो फिर तेल की तिजारत दोबारा मामला चेंज हो जाएगा। मामला चेंज हो जाएगा। फिर अमेरिका तेल की तिजारत के ऊपर तो डोमिनेंस जारी रखेगा डॉलर के जरिए, लेकिन जाहिर है फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वो शराकतदारी करेगा। और शराकतदारी करने का मतलब ये है कि हमें ये बात समझनी होगी कि चीन और ईरान का जो ताल्लुक है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिहाज से, वो $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है चीन ने ईरान के अंदर, उनकी ऑयल रिफाइनरी के अंदर और सारी चीज़ों के अंदर। तो इसका मतलब है कि चीन भी एक स्टेक होल्डर बन जाएगा। इसके मद्दे मुकाबिल जो सऊदी अरेबिया इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है पाकिस्तान में, गवादर में, और बिलखसूस पाकिस्तान में ऑयल साइड के ऊपर, तो वो पाकिस्तान को भी बैनुल अक़वामी तिजारती मंडी में और बैनुल अक़वामी समुद्री राहदारी के रास्ते में एक नई ताकत के मरकज़ के तौर पर दिखाएगा, जहाँ ना सिर्फ आप बैनुल अक़वामी तिजारत कर सकेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसके ज़रिए आप ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकेंगे कि आप इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रवा करने के लिए एक बेहतर सिक्योरिटी। मैम, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान का अब इस अकॉर्ड के बाद होपफुली पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशंस कैसे होंगे, पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस कैसे होंगे, पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस कैसे होंगे? मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का बेहतरीन नवा है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी रिलेशनशिप जैसे कि हम जानते हैं उसके जो STMA है उसके 3-4 बुनियाद हैं। एक तरफ तो आपके पास उसमें सिक्योरिटी कॉरिडोर, सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है, डिफेंस कोलैबोरेशन है, जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन है, और उसके साथ साथ एक जो है उसमें इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है। सो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन ऐसी है जो जाहिर है उस वक्त होती है जब आप ये समझते हैं कि आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ हैं। तो इसके बाद जो चीज़ सामने नज़र आ रही है सऊदी अरेबिया को भी और पाकिस्तान के लिए भी वाज़ेह है कि पाकिस्तान सऊदी इश्तराक जो है लाज़िम व मलज़ूम है। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ नज़र आ रही है ईरान के लिए, ईरान ने हमेशा जो है इस खत्ते में से पहले इंडिया के ऊपर तरजीह दी, लेकिन इस जंग ने उनको ये बता दिया है कि अगर खत्ते में कोई उनका साथी है, खत्ते में कोई उनका खैर खा है, तो वो पाकिस्तान है। और अगर पाकिस्तान के साथ उनके रफाकत बेहतर होते हैं, पाकिस्तान के साथ उनकी तिजारत बेहतर होती है, तो वो उनके लिए स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। एंड व्हाट अबाउट यूएस? वो दोबारा छोड़कर जाने वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं आएगा? देखिए, यूएस इस वक्त आप उनसे कोई इमदाद नहीं ले रहे, आप उनसे कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं ले रहे, आप उनसे कोई दहशतगर्दी के खिलाफ कोई महाजराई नहीं चाह रहे। आप एक बैनुल अक़वामी तिजारत में और सिक्योरिटी में इक्वल पार्टनर के तौर पर खड़े हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात यह है कि अगर तिजारत में वो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में जो आपके दरीना ताल्लुकात रहे अमेरिका के साथ 70 सालों से, उसको आप ट्रांसलेट कर लेते हैं एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक आर्किटेक्चर में मिडिल ईस्ट के लिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में तिजारत को जारी रखने के लिए, तो आपका रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा फंडामेंटली। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। ये थी डॉक्टर मारिया सुल्तान, जिन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद अकॉर्ड के बाद शुरू होने वाली है। पाकिस्तान का जो रिलेशंस का मामला है यूएस के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ, वो एक नए दौर में दाखिल होगा। चलिए, सलमान अमान इस वक्त मौजूद थे। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा से कन्वेंशन सेंटर में गुफ्तगू कर रहे थे। बाबर अलाउद्दीन साहब, एहतशामुल हक साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो बाबर साहब, ये जो पॉइंट नंबर 2 इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अब वो एनरिच उनके पास यूरेनियम मौजूद है कोई 1000 पाउंड के करीब, और वो उस पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ डायलॉग खुदा न खास्ता किसी डेडलॉक का तो शिकार नहीं हो सकते। यहाँ से वे आउट क्या होगा, चूँकि अमेरिका की डिमांड भी है और उनका ये क्लेम भी है कि उन्होंने तो ख़त्म कर दिया है सब कुछ। तो अब ये सूरत हाल कैसे आगे बढ़ती हुई देख रहे हैं? देखिए जी, अमेरिका का जो क्लेम है कि हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, वो क्लेम यहीं पर उसकी नफ़ी हो जाती है कि अगर अभी भी वो उनसे डिमांड कर रहे हैं कि अपना एनरिच यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले करें, इट मीन्स कि ख़त्म नहीं हुआ सारा, जहाँ ख़त्म हुआ ही नहीं। अभी ये एक ऐसा इशू है जो कि बोन ऑफ कंटेंशन रहा है। अमेरिका का ये कहना है कि जी ईरान को जोरी हथियार नहीं बनाने देंगे, क्योंकि ईरान को इसराइल को ईरान से बहुत ख़तरा है। अभी इसराइल को ईरान से खतरा है तो ईरान का जोहरी प्रोग्राम आगे नहीं जाने देंगे। ईरान ऑन दी अदर हैंड ये कहता है कि हमारा जोहरी प्रोग्राम जो है वो खालिस्तन पुरअमन मकासद के लिए, एनर्जी पर्पसेस के लिए है, और हम IAEA के अम्ब्रेला के तहत ही काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे थे। अभी इस मसले का हल भी मुमकिन है, बिल्कुल इस तरीके से मुमकिन है कि इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो एजेंसी दुनिया जहान में जहाँ पर भी डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, और कुछ ऐसी कंट्री जो न्यूक्लियर
कैपेबिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं या कर रहे हैं फॉर एनर्जी पर्पसेस। तो IAEA को ये मुकम्मल इख्तियार दिया जाए, क्योंकि IAEA का जो चार्टर है, जो उसके कवानीन है, उनके सिग्नेटरी ज़ाहिर है US भी है, सब लोग हैं उसके जो उसको मानते हैं। तो IAEA को अगर इख्तियार दे दिया जाए कि जी आप इस चीज़ का फैसला करें कि ईरान के पास कितना एनरिच यूरेनियम है और वो यूरेनियम किस पर्पज़ के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप इस चीज़ की यकीन दहानी करें कि वो यूरेनियम जो है, जैसे ईरान क्लेम करता है, वो एनर्जी पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल होगा, कुछ छुपाया नहीं जाएगा, और ईरान को पाबंद किया जाए मुआहदे के तहत, जो मुआहदा हो जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि आप हर लिहाज से IAEA के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, पब्लिकली दूर करें और कुछ बात छुपाए। असल में बात सारी की सारी जो है वो ट्रस्ट की है। तो अमेरिका को ट्रस्ट नहीं है कि ईरान जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, ईरान को ट्रस्ट नहीं है कि जो अमेरिका कह रहा है वो ठीक कह रहा है। तो जब ट्रस्ट आपका डेवलप हो जाए तो इस तरह के इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर भी आगे हेडवे बन सकता है, और एक एटमी जो आपकी कैपेबिलिटी है उसको पुरअमन मकासद के लिए, तवानाई के हसूल के लिए इस्तेमाल करना, ये हर किसी का राइट है, क्योंकि ये दूसरे के लिए खतरा नहीं बनता, सिर्फ उसकी बुनियाद पर हथियार नहीं बनने चाहिए, एटम बम नहीं बनना चाहिए। अगर उसकी यकीन दहानी वो कराते हैं और वो क्रेडिबल तरीके से कराते हैं और अमेरिका की उस पर तसल्ली होती है, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी आगे बात बढ़ सकती है, तस्वीर हो सकता है, अगर ट्रस्ट लेवल उस लेवल पे आ जाए। सही है, ठीक है। ये तो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब एहतशाम साहब, हम देख रहे हैं कि अब से थोड़ी देर पहले जो मोहम्मद बाकर कालीबाफ हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा है कि 2 शराइत हमने खास तौर पे रखी थी अमेरिका के सामने, जिसको अभी तक नाफिज नहीं किया गया है। एक तो लेबनान सीज फायर के हवाले से, और एक जो मुंजमद असास है जिसका आपने भी जिक्र किया अपने 5 पॉइंट्स के अंदर। तो वो ये कह रहे हैं जब तक ये 2 नाफिजुल अमल नहीं होंगे उस वक्त तक जो मुज़ाकरात है वो हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप समझ रहे हैं कि ये 2 पॉइंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए हैं, तो इसी के बाद फिर मजीद जो डेडलॉग है वो डायलॉग की जाने बढ़ेगा? देखिए मारूक, इस हवाले से जो एक बड़ा ज़बरदस्त दबाव आया ना बरतानिया की तरफ से, फ्रांस की तरफ से और जर्मनी की तरफ से, किसी हद तक उनका ये कहना है कि भाई देखें ये लेबनान का इशू जो है ना ये तय करना बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मायदे में शामिल है, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जी वहाँ पे भी फौरी तौर पे जंग बंदी होनी चाहिए। तो ये बड़ा वाज़े तौर पर अमरीका को पता चल गया है कि यूरोपियन यूनियन के बड़े 3 मुल्क जो है ना वो क्या चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ा जिसको कहते हैं दबाव में आके बात कर रहे होंगे कि इस इशू पे क्या करना है उन्होंने। तो मेरा ख्याल है ये ऐसे ईरानी जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं इजराइल इज़ अमेरिका, अमेरिका इज़ इजराइल, इस तरह कहा जाता है ईरान इज़ हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह इज़ ईरान। तो ये इतनी आसानी के साथ पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे मेरा ख्याल है कुछ श्योरेंसेस देनी पड़ेंगी, कुछ अमेरिकन को कंसीड करना पड़ेगा। एक दूसरी बात है, 2 चीज़ें बड़ी अहम हो रही हैं। देखें आप मारूफ, इसमें एक नोट करें कि बड़ा एक सरप्राइज विजिट इस वक्त है कि सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। वो टॉक्स में शामिल नहीं है, वो अनशेड्यूल उनका विज़िट है। वो क्यों आए हैं? कुछ इतलात ये बता रही हैं कि वो पाकिस्तान के साथ अगले सेटअप में जिस तरह की इकोनॉमिक कोऑपरेशन और अच्छा एहतशाम साहब, ये सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर की जो आप पाकिस्तान में मौजूदगी की बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, ज़रा इससे कंटिन्यू कीजिएगा, एक ब्रेक लेते हैं। एक बार फिर आपको ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। बाबर अलाउद्दीन साहब, एहतशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, ब्रेक से पहले आप सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर के इस दौरे की सिग्निफिकेंस पर बात कर रहे थे, अपना वो पॉइंट भी मुकम्मल कीजिएगा। और पाकिस्तान का जो $3 अरब का भी गैप आ जाएगा रिजर्व्स में यूएई को कर्ज वापस करने के बाद, तो उस सिलसिले में भी कोई बातचीत रही होगी और कुछ कामयाब ये बात हो सकती है? देखें अरबाब, आप तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह इकोनॉमी प्रोग्राम भी करते हैं अपना हमारे बोल पे। अब ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल घड़ी है। देखें ना, $16 बिलियन के रिजर्व हमारे पास ऑल टाइम होने चाहिए 3 महीने की इंपोर्ट के लिए। वैसे तो 21 बिलियन है, 5 बिलियन कमर्शियल बैंक्स के भी हैं, और ये 3 बिलियन 3.5 बिलियन यूएई के निकलने के बाद हमारी मुश्किलात होंगी। IMF की भी एक बड़ी शर्त है। इस हवाले से इतला यही है कि उन्होंने एश्योरेंसेस दी हैं, और इसको निटी ग्रिटी को फाइनेंस मिनिस्टर जो इस हंगामी दौरे पे सरप्राइज़ विजिट पे आए हो सऊदी अरब के, वो तय करेंगे। और फिर जो रुकी हुई हमारी इन्वेस्टमेंट है, 20 बिलियन एक दफ़ा ऐलान किया गया, 25 बिलियन एक दफ़ा किया गया, उसको कहते हैं कि ऐसी शेप दे दी जाए कि पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं, पाकिस्तान को हर थोड़े दिनों बाद एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक क्राइसिस सामने आता है, उसको वंस एंड फॉर ऑल क्लियर किया जाए। तो इस वक्त सऊदी अरब उस लिहाज से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। एक तो पाकिस्तान की अरबाब उन्होंने बात मानी, उन्होंने जब पाकिस्तान ने कहा कि आप रिएक्ट ना करें ईरान के ख़िलाफ़। दूसरा, बावजूद इसके कि हमारा आपके साथ डिफेंस का मायदा है, आप अगर अब चाहें कि हम ईरान के ख़िलाफ़ चलें जाएँ, वो इस रीजन के ख़िलाफ़ होंगी चीज़ें, तो हमारी बात सुनी गई है। तो ये उनका एक दौरा उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटिस्फाइंग है कि पाकिस्तान की
इकनॉमिक परेशानियाँ फाइनेंशियल फ्रंट पे जो हैं उसमें बड़ी हद तक मदद मिलेगी। एक दूसरी बात है, अभी बात हो रही थी, उन्होंने भी बात की इस हवाले से, डॉक्टर मारिया ने भी, चाइना की। देखिए चाइना इस वक्त अरबाब इतना ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है, इतने ज़्यादा उनके स्टेक्स हाई हैं इसमें कि मेरा ख्याल है बड़े कम लोगों को पता है। देखें वेनेजुएला पे जब आपने देखा मंडोरो को गिरफ़्तार करके लेके आ गए तो मारूफ 8 लाख तेल रोज़ाना जो है ना वो ईरान अपना वेनेजुएला से चाइना हासिल कर रहा था, वो अमरीकियों ने कट ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, दूसरा 1.2 मिलियन बैरल यानी 12 लाख तेल रोज़ाना ईरान से ले रहा था, उसको उन्होंने चोक कर दिया अपना अमेरिका ने। और वो ज़ाहिर है जब जिस तरीके से उनके जहाज़ नहीं जाने दिया जा रहा है, आपने हरमत से जो चीज़ें जानी है उसको रुका हुआ है, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही। कहा जा रहा है कि इतना बड़ा थ्रेट है ये इनके लिए, चाइना के लिए। अरबा वो कहते हैं कि उनकी 6 से 7% जो ग्रोथ रेट है, अगर ये मामला परसिस्ट करता है तो ये 3-4% तक आ जाएगी। और वो जो 71-72% दुनिया से तेल ले रहा है वो सारे उसके इकनॉमिक हदाफ हर्ज होंगे। और बेल्ट एंड रोड जो प्रोजेक्ट है 3 कॉन्टिनेंट में जा रहा 65 ममालिक में, उसके लिए मुश्किलात होंगी। और ये जो प्रोजेक्ट उनका है कि यूरोप और उसके बाद आपने अफ्रीका तक जाना है, अपना क्या कहते हैं चाइना ने, उसको रोका जाएगा। और आखिरी बात इसमें यह है, वो कहते हैं कि जब एक उभरती हुई पावर सामने आ रही हो तो जो असल पावर होती है ना उसको रोकने के लिए हर बार इस्तेमाल करती है। यही कहते हैं कि जब अपना बरतानिया टॉप पे था तो जर्मनी ने इसलिए हमला किया था उसके ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वार में, वो चाहता था कि वो ये पावर ले ले। तो ये एक ग्रेट पावर गेम भी अपनी जगह पे है, प्रोसेस में हम जैसे मुल्क जो है ना उनको भुगतना पड़ता है। राइट, ठीक है बाबर साहब, अब जाहिर है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि जो डायलॉग्स हैं ये इतने आसान नहीं है, ये क्रूशल भी हो सकते हैं या आगे जाके कुछ डायलॉग का शिकार भी हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट वज़ीर आज़म का मौजूद है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक दौर अभी शुरू हुआ है ये शुरुआत है या यहीं पर चीज़ें समाप्त होकर और यहीं से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हमें निकलते हुए नजर आएंगे, या इस तरह के मजीद दौरे होंगे और इस तरह के मजीद अदवार भी होंगे? और ये भी कहा जा रहा है कि जो 2 हफ्तों का वक्त है इसमें कुछ ना कुछ इस तरह से हासिल कर लिया जाएगा जिसके बाद लगेगा कि शायद अब आगे आने वाले दिनों में सीज़ फायर मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। देखिए यहाँ पे मुज़ाकरात होते हैं, चूंकि ये बड़े क्रिटिकल मुज़ाकरात हैं, ये कोई रवायती मुज़ाकरात नहीं है। उसकी रीज़न क्या है हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हो तो सबको पता ही है। तो इस तरह के मुज़ाकरात में वज़ीर-ए-आज़म का कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दुनिया की इतनी बड़ी भारी उम्मीदें पाकिस्तान के साथ लग गई हैं कि शायद हमने भी ये समझना शुरू कर दिया कि ये तो फॉर्मेलिटी है और मुआहदा तो होना ही होना है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने थोड़ा सा इसको उस हद तक रियलिटी की तरफ जाते कौम को और दुनिया को बताने की कोशिश की कि हम देखें हम तो एफर्ट कर रहे हैं और हमारी एफर्ट अभी तक ठीक रही है, जो कि हमारी एफर्ट सिंसेरिटी पर मबनी है। असल में मामला तो दोनों फ्रीकैन ने खुद अपने तय कर रहे हैं, हम उनकी हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। और पहला स्टेप यह है कि हमने इकट्ठे बिठा दिया है और कठिन मुज़ाकरात हैं जो हमने कुछ इश्यूज डिस्कस किए हैं, जैसे शाम साहब ने जिनका किया था, वो बड़े क्रिटिकल इश्यूज हैं, वो इतने आसान इश्यूज नहीं है। उन्हीं वही तो बुनियाद है सारे तनाज़े की, और दुनिया में आज तक किसी ने इन इश्यूज को टेकअप ही नहीं किया। जब हमारे थ्रू टेकअप हो रहे हैं तो ज़ाहिर है उसमें कोना मश किस्म के जो हमारे सफारतकार हैं, और मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा अपने फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, इसहाक डार साहब आइडियल पर्सन कि वो इस तरह की सिचुएशन में कोई हल निकालते हैं, बिकॉज उसमें पेशेंस बहुत है। और मुल्क के अंदर जो इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है वो भी आइडियल है। तो कोशिश तो हमारी है। अभी आपका ये कहना कि जी आज के दौर या कल का दौर, डेफिनेटली हाई पावर डेलीगेशंस को इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्लामाबाद में तो नहीं बैठ सकते। उनका आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल पॉसिबिलिटीज में बात का ये भी होता है कि कुछ बुनियादी नुकात पर हम इत्तेफाक कर लेते हैं और उसके बाद हम मजीद टाइम गेन करने के लिए जो सीज फायर या इस तरह की चीज़ को मजीद एक्सटेंड कर देते हैं कि जी नेक्स्ट दौर भी होगा और उसमें ये मामला जो है वो हम देख लेंगे, उस पर कुछ होमवर्क करके साइट दोबारा आ जाती हैं। ये सारी पॉसिबिलिटी रहती है। और ये जो अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी रहती है तो उसका भी ये मतलब नहीं है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। टिल द टाइम दोनों पार्टियां इस चीज़ पे मुत्तफिक है कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से मसाइल हल होने चाहिए, तो मेरा ख्याल ऑल इज़ गुड। प्रॉब्लम तब होती है जब ऐसा डेडलॉक हो कि मुज़ाकरात रुक जाए और दोनों अपनी अपनी पोजीशन में वापस चले जाए। इंशाल्लाह वो नौबत नहीं आएगी। पहले तो बात ये उम्मीद करते हैं कि कोई पॉजिटिव हल निकलेगा आज या कल 2 दिनों में, लेकिन दूसरी बात यह है कि ये उम्मीद कर लेनी चाहिए कि फिलहाल अगर नहीं भी निकलता तो सब तमाम मसाइल का हल कुछ बुनियादी इशूज के ऊपर इत्तफाक हो जाए, बाकियों के ऊपर मजीद बातचीत का अंदिया आ जाए। और डेडलाइन जो है आपकी ये जो जंगबंदी वाली 2 हफ्ते की है, ये इस तरीके से एक्सटेंड होकर ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए भी हो सकती है, मुस्तकिल ना हो, बेशक आरजी हो,
बट इनडेफिनेट पीरियड के लिए हो जाए ताकि मुज़ाकरात मज़ीद आगे बढ़ सकें। तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी है। ये रियलिटी बेस्ड बात भी है, ऐसे ही होता है क्योंकि आपके पास कोई बटन तो नहीं है ना ऑन ऑफ के, आपने ऑन किया तो ऑन हो गया, ऑफ किया तो ऑफ। ये इंटेंजिबल फैक्टर्स होते हैं। जब इंटेंजिबल फैक्टर हो तो इंटेंजिबल फैक्टर्स में आप कभी भी श्योरिटी के साथ बात नहीं कर सकते। और जब इंटेंजिबल फैक्टर हो तो उसमें हर लम्हे के साथ सिचुएशन बदल भी सकती है। बड़े बड़े दुनिया में तनाज़ात जो हल होने की बातें हैं उनमें मुज़ाकरात की हिस्ट्री भी निकाल लें तो वो यही बताती है। और ये भी कुछ से मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज में हम ये बातचीत कर रहे हैं और बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को जो कि दहाइयों पर मुहित है उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हर वक्त जो हमारी बाउंड्री लाइन के दूसरी तरफ आउट ऑफ दी इसराइल की सूरत में एक ऐसा स्पॉइलर मौजूद है जिसकी हर वक्त कोशिश है कि मुज़ाकरात नाकाम हो, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान मौजूद है जिनका मीडिया कल से इसी कोशिश में लगा हुआ था कि जी पहले जेडी वैश नहीं आ रहे, फिर कहते हैं जी वो वहाँ से फ्लाई कर गए हैं, दरमियान में से वापस चले जाएंगे, इस्लामाबाद नहीं आएंगे। आप उस सोच का अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया के सामने अपने आप का किस तरीके से उन्होंने मजाक बनाया हुआ है। तो इस तरह के स्पॉयलर्स की मौजूदगी में आगे जा रहे हैं। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बट चूंकि जैसे आपको मैंने कहा कि डायरेक्शन ठीक है, पाकिस्तान पर ट्रस्ट दोनों का है, इन्वायरमेंट हमने अच्छे क्रिएट कर दिए हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह कोई पॉजिटिव नतीजा निकले। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर अलाउद्दीन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। तो अब एहतशाम साहब, ये इसराइल के एक स्पॉइलर किरदार की बात की है बाबर साहब ने, बड़ी इंपॉर्टेंट है चूँकि वेडनेसडे को जब ये सीज़ फायर का ऐलान हुआ 14 रोज़ के लिए, उसके नेक्स्ट 2 डेज़ तक लेबनान पर बमबारी चलती रही, वहाँ पर अटैक्स होते रहे। अब ये कितना अहम फैक्टर है इन मुज़ाकरात के कामयाब होने में कि अगर वहाँ पर यह सिलसिला नहीं रुकता, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि मैंने कहा है नेतन्याहू को कि उसको कुछ कम किया जाए, ये वहाँ पर कम करना होगा या मुकम्मल तौर पर उस अमल को भी रोक देना होगा, तभी ये मुज़ाकरात बेहतरी के साथ आगे बढ़ सकेंगे। के बाद अरबाब आज फिर अटैक किया गया है। देखिए अरबाब, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया जानती है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो ड्रिवन बाय इजराइल है। वो कहते हैं कि जब दोनों की फॉरेन पॉलिसी अलग-अलग है, लेकिन जब इजराइल का मामला है तो वो कंसीड कर जाते हैं अमेरिकन। तो देखें बड़ी हद तक तो वो उनको सपोर्ट करते भी हैं। अब देखें जो नेतन्याहू का मसला है, देखें अक्टूबर में उनके पार्लियामेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर वो अगला इलेक्शन हार जाता है तो ये इसराइल का मीडिया कहता है कि उसके और उसके बीवी में करप्शन के केसेस ना, वो सीधा जेल में जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप की साख जिस तरह बुरी ख़राब हुई है, अगर ये नवंबर के मिड टर्म के इलेक्शन हारते हैं तो इम्पीचमेंट की तीसरी तैयारी कामयाबी की तरफ जा रही है। ऑल टाइम लो उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ है। तो दोनों इस वक्त चाहते हैं कि यार किसी तरीके से रास्ता, इसराइल का तो नहीं लेकिन इसका मैं आपको बता सकता हूँ अपना अमेरिकन की तरफ से। देखिए यहाँ सफारती ज़राए जो बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि जी देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप तो एक पब्लिक में तो लाइन बड़ी सख्त लेते हैं, मार दूंगा, तबाही कर दूंगा, सिविलाइजेशन ये हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने जेडी वैंस को ये कहा के भेजा है कि दोनों को उन्होंने जिक्र किया फील्ड मार्शल के बारे में और शहबाज शरीफ का कहा कि दे आर क्रेडिबल पीपल, दे आर वैल्यूबल पीपल, आप उनसे बात करें मामला निकल सकते हैं। और ये भी कहा डोंट कम बैक विदाउट अ सक्सेस। अब ये सारी बातें क्या चीज़ें ज़ाहिर करनी है कि उनको भी अंदाज़ा है कि विदाउट अ गिव एंड टेक हमारा इस तरीके से हम कोई अचीव नहीं कर सकेंगे पीस। अब क्योंकि उनकी अपनी अपनी बड़ी बहुत ज़्यादा कंपनशन है मुल्क के लेवल पे, जितनी बदनामी उनकी अमेरिका की हुई है, वो कह रहे हैं जी आप तो अपना मिलिट्री डिफीट हुई है, नेशनल ह्यूमिलिएशन अमेरिका की हुई है, और ये मेगा जो आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया, 2 बड़े बंदे थे टकर कार्लसन भी और स्टीव बैनन, वो आपको छोड़ के चलेंगे। तो बहुत वीक विकेट पे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि ये मामला आगे ना जाए, लेकिन उनके आप वॉर लॉबी भी है, जो अमेरिकन इजरायली लॉबी है वो तो पूरा तुली हुई है कि इन पे हमले करवाए जाए। पहले भी नेतन्याहू ने मिलकर उनसे काम लिया था। 2002 से नेतन्याहू कोशिश कर रहा था 3 अमेरिका के। एक बार फिर आपको खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। अब इस्लामाबाद में इस वक्त एक ज़बरदस्त माहौल है, वहाँ पर मुज़ाकरात का अहम तरीन दौर ये समझें कि बस शुरू हुआ ही चाहता है, चूँकि दोनों ममालिक के वफूद इस वक्त इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। और इससे पिछले घंटे में हमने डिस्कस किया था कि वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ने हैं, और इनकी कामयाबी का दारोमदार भी इन्हीं 5 पॉइंट्स की नेगोशिएशन पर ही मारूफ इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है, वंस इन अ सेंचुरी कहा जा सकता है, वंस इन अ हिस्ट्री कहा जा सकता है। पाकिस्तान इज मेकिंग अ हिस्ट्री एंड वर्ल्ड इज विटनेसिंग अ हिस्ट्री, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल हमें शहर इक़्तिदार से ज्वाइन करें। जुल्करनैन, एक बार फिर से आपकी जानिब रुख करेंगे। थोड़ी देर कबल आपसे बात हो रही थी, जाहिर है आप कह रहे थे कि खबरें तो बड़ी सारी आ रही हैं, आपके ज़राए भी बहुत कुछ क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है क्योंकि ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी तक कोई सामने नहीं आया है। वैसे ज़रा बताइएगा कि ज़राए आपके क्या बता रहे हैं, कोई हिंट अगर आपके पास है, अच्छी खबर अगर आप शेयर करना चाहें।
देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि दोनों जानिब से बड़ी मुस्बत इंटेंट्स, मुस्बत इशारे दिए जा रहे हैं, मुस्बत जो कम्युनिकेशन है वो हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तवक्को है कि पूरी दुनिया जिस हिजान के बाद इंतज़ार में बैठी हुई है इस्लामाबाद की जानिब नज़रें जमा के कि इस्लामाबाद से क्या अच्छी खबर आएगी जिससे पूरी दुनिया एक सुख का सांस लेगी, उसी हवाले से पेशरफ जारी है। और ये जो मुज़ाकरात हैं ये सिर्फ इख्तिताम नहीं होगा इस मामले का, बल्कि यहाँ से एक नए नुक्ते का आगाज़ होगा। ये इब्तदा है, बेसिकली इब्तदाई चीज़ें होंगी, जिसके बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी है और शायद इसके सेकंड राउंड भी हो, थर्ड राउंड भी हो, मज़ीद चीज़ें भी आगे आती जाएँ, क्योंकि एक पता है कि इतनी बड़ी जंग है वो सिर्फ एक सीज फायर जो 15 दिन का तो हुआ है, इसको परमानेंट आगे एक लॉन्ग टर्म एक माहदे में लेके जाना है, फिर उसको अमल दरामद करवाना है। आपको पता है कि जैसे भारत समेत बहुत सारे दुश्मन हैं जिनका सर्वाइवल इससे है कि दुनिया में अदम इस्तेकाम रहे, तो स्पॉयलर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, उनसे सारी चीज़ को किस तरीके से बचाना है, इस सारी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन होगी। और ना सिर्फ डिस्कशन होगी बल्कि फ्यूचर में भी ये डिस्कशन जारी रहेगी और इसको इम्प्लीमेंटेशन कराते हुए बाकायदा शायद कुछ जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स या इस किस्म की चीज़ें भी आपको देखने को मिले अगर ये मुआहदा कि उस पर इत्तफाक हो जाता है, तो ताकि मामले को स्मूथली आगे पहुँचा सके। ये सारी डिस्कशन इस वक्त इस्लामाबाद की जो अहम शाहराहें हैं उसके आसपास मौजूद बिल्डिंग्स के अंदर हो रही हैं, क्योंकि हतमी तौर पे इस मकाम को खुफिया रखा गया, जाहिर नहीं किया गया। जो मुतय्यन शुदा मकाम है वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो जुल्करनैन, जब ये वफूद आए ज़ाहिर है बहुत ही गर्मजोशी के साथ इनका इस्तकबाल भी किया गया, बड़े रिलैक्स से लग रहे थे, बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तो ओवरऑल जो इस वक्त शहर इक़्तिदार की जो फ़िज़ा है वो भी एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स के साथ मौजूद है। देखिए, बिल्कुल बड़ी पॉजिटिव वाइब्स के साथ मौजूद है। मैं अभी जहाँ पे जैसे खड़ा हुआ हूँ इस्लामाबाद शहर के अंदर, तो जो शहरी कभी यहाँ से हमारे पास से गुजर के जाते हैं, कभी हम ऑन एयर होते हैं, कभी ऑफ एयर होते हैं, वो भी मिल के इस सारी सूरत हाल के ऊपर एक शुक्रिया एक तरह से अदा करते हैं, अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करते हैं कि अमन आया और कम से कम पाकिस्तान के लिए ये तारीखी जो मौका ही आया है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी और कामयाब तरीन सिफारतकारी के बाद ये इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। कुछ गैर मुल्की भी हमें यहाँ पर एक एम्बेसी की गाड़ी में गुजरते हुए देखे, वो भी गुजरते हुए देख के थम्स अप करके गए पाकिस्तान के किरदार के ऊपर कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने किरदार अदा किया पूरे खित्ते में। अमन की बात है, ये सिर्फ किसी एक या दो मुल्कों की नहीं, पूरा जो खलीज है, खलीजी ममालिक हैं, उनके अंदर इससे इस्तेकाम आएगा। जो खलीजी ममालिक से बाहर के ममालिक हैं इसके साथ इन्वॉल्व थे, या अड़ोस पड़ोस के उनके ममालिक हैं, उन सब ने भी सुख का सांस लेना है। सारे से पूरी दुनिया सुख का सांस लेगी। जब ट्रेड खुलेगी, ऑयल की कीमतें कम होंगी, तो सब लोग ही बड़े एक्साइटेड हैं, चाहे इस्लामाबाद के मकामी लोग हों या गैर मुल्की जो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, गुजरते हैं यहाँ से, वो भी बड़े पॉजिटिव इशारे हमें यहाँ पे दे के जा रहे हैं कि शायद उनके जज्बात हम को जो है ना आगे अवाम तक पहुँचाएं। और वही काम मैं कर रहा हूँ, जो उनके जज्बात मुझ तक आए थे उनको आगे पहुँचाना भी एक तरह से मेरा फर्ज है। आप बता रहे हैं कि किस तरह की इस्लामाबाद की क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि हमारे नुमाइंदगान से पूछें, जो आउटसाइडर्स हैं वो भी और जो मकामी लोग हैं। इसी पर हम बात कर रहे थे। अफसर कोमल साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं और इसके अलावा एहतशाम साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। आप साहब को वेलकम करेंगे ट्रांसमिशन में। जाहिर है आप भी वहीं पर हैं, शहर इक़्तिदार में ज़बरदस्त माहौल इस वक्त बना हुआ है। हम बॉडी लैंग्वेज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके अलावा हम ये बात कर रहे हैं डेलीगेशन फाइनली पहुंच चुका है। जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त इस वक्त हम देख रहे हैं कि हम उससे गुजर रहे हैं। जाहिर है हतमी तौर पर अभी कोई खबर तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जितने भी इनसाइट्स आ रहे हैं और जितने भी ज़राए से खबरें मौसूल हो रही हैं वो काफ़ी मुस्बत और पॉजिटिव हैं। डॉक्टर शाजिया साहिबा आईआर एक्सपर्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जी अफसा, आप कैरी ऑन। जी बहुत शुक्रिया अरबाब और मारूफ, आप दोनों जितने एक्साइटेड हैं इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में, अगर आप यहाँ पर होते तो आप और भी ज़्यादा एक्साइटेड होते, क्योंकि हमें बहुत ही गैर मामूली, बहुत कम, मैंने अपने लाइफ टाइम में इस तरह की एक्टिविटी इस्लामाबाद में नहीं देखी। एहतशाम साहब को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने शायद देखा हो इस तरह का, लेकिन हमने जिस तरह की फैसिलिटेशन देख रहे हैं कि इसकी भरपूर अगर कवरेज भी हो, क्योंकि आपको मालूम है कि ये मुज़ाकरात तो अननोन लोकेशन पर होंगे, इसमें अभी क्या उसकी टाइमिंग है, किस वक्त शुरू होंगे, खत्म होंगे, तक नहीं आ पा रही। एहतशाम साहब से जब तक हम जरा उनकी राय लेते हैं। अफसा, आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा कंडी, अगर माइक आपको ऑफ है, ताकि आपकी आवाज़ सके। जी जी अफसा, आप कंटिन्यू कीजिएगा, अब आपकी आवाज़ आ रही है। जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 अब आ रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो जिस तरीके से इंतजामात किए गए हैं, हमें एक नया ट्रेंड नजर आता है, मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर, जहाँ पर तमाम दुनिया से जर्नलिस्ट आए हुए हैं, और ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें दुनिया भर की इस वक्त बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। आपको इसी बात से अंदाज़ा होता है, क्योंकि बड़ा लास्ट मोमेंट इन टॉक्स को कन्फर्म किया गया और तमाम चीज़ें हुई, तो उसमें वीज़ा प्रोसेस का टाइम तो नहीं था सहाफ़ियों के पास, तो पाकिस्तान ने उनको फैसिलिटेट किया और उनको जो है वो फौरी तौर पर वीज़ा जो है ऑन अराइवल उनको दिए गए
हैं, और इसके साथ साथ ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है जहां मैं इस ट्रांसमिशन के फौरी बाद जाऊंगी, वहां पर दुनिया भर से इस वक्त सहाफ़ी मौजूद हैं और सभी जो है वो काफ़ी हमें इसके ऊपर तबसरे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन टॉक्स का क्या मुस्तकबिल होगा। लेकिन सबकी ज़ुबान पर यह बात ज़रूर है कि इस्लामाबाद का एक ग्लोबल तवज्जो का मरकज़ बनना उन सब के लिए एक बड़ी हैरानकुन और खुशगवार हैरत की बात है। सो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन इस्लामाबाद। जैसे जैसे ये वफूद आए हैं और उनका इस्तकबाल जो है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि ईरानी जो डेलीगेशन आया उसका भी इस्तकबाल जिस अंदाज में किया गया, और आज अमरीकी वफ्द क्या सिग्निफिकेंस है दोनों वफूद में शामिल शख्सियात की, ये तमाम चीज़ों पर तो बात हो रही है। लेकिन इस वक्त जो हमें बहुत एज बतौर एक सहाफ़ी मेरे लिए आई थिंक ये सबसे इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं टू बी इन इस्लामाबाद। एग्जैक्टली और मैं ख्याल है बाप हम दोनों के लिए भी ऐसे ही है कि बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। ख्याल डॉक्टर शाजिया की जाने पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर शाजिया, अब ये जो 4-5 बड़े अहम पॉइंट्स अभी हमने लास्ट आवर में भी डिस्कस किए कि अब जिन पर ये डायलॉग्स बेस करते हैं, इनकी कामयाबी बेस करती है, उनमें कैसे निगोसिएशन होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर टोल टैक्स का मामला है, उसको मुकम्मल तौर पर ओपन अप करना है। फिर लेबनान वॉर का सीज़ फायर है जो कि ईरान की एक डिमांड भी है। जो उनका एनरिच यूरेनियम है उसको अब वो अमेरिका के हवाले करते हैं, उनकी डिमांड पूरी करते हैं नहीं, उस पर एग्री होते हैं नहीं। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं अब इन पर कैसे मामला आगे बढ़ेंगे? कोई मीडिएशन होगी, नेगोशिएशन होगी या डेडलॉक हो सकता है? रियलिस्टिकली सोच के तो तीनों ऑप्शंस में से कुछ भी हो सकती हैं और सिचुएशन बहुत लिक्विड है, बहुत फ्रेजाइल है। बिसाइड के पाकिस्तान ने इस इवेंट को करवा और इन दो पार्टीज को एक जगह पे बिठा देना हमारे ऑपरेशंस हैं, लेकिन जिस दिन हम मैदान में कूद पड़े, जंग करने के लिए निकल पड़े, तो फिर अमेरिका के सामने तो कोई नहीं ठहर सकता। हमारे जो हैं वो बहरी बेड़े और हमारे जो हैं वो बड़े बड़े एक्सपेंसिव फैंसी हमारा मिलिट्री आर्सनल जो है उसके सामने कौन टिक सकता है। हमारी इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह हम सुनते हुए बड़े हुए हैं, तो कोई ऐसी नई खबर मैं नहीं दे रही। उसमें फिर हुआ ये कि एक मिडल पावर जो है वो अपनी डिटरेंस को इतना सिस्टमेटिकली दिखाता है कि एनालिस्ट ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि अमेरिका की तरफ से 4th जनरेशन वॉर है और ईरान की तरफ से 6th जनरेशन वॉर है। तो 2 जनरेशन तो वो वॉर के मैकेनिज्म और टैक्टिक्स में पीछे हैं। उसमें उनको फिर ये समझना कि अब हम ये इंटरनलाइज कर लें कि एक तो ये हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी और ये राइट टाइम भी नहीं था, और अब हमें कोई जीत की सूरत दिखाई ही नहीं दे रही है। ये गड्ढा तो गहरा ही होता चला जा रहा है। अब हम इसमें से निकले कैसे? और निकलते वक्त भी हमने ये तो नहीं कहना कि सर जो है हम झुका लेंगे और घुटनों में सर रख के रो लेंगे। एक सुपर पावर है और हम ये अभी भी प्रिटेंड करते हैं कि हम हैं। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान जैसी मिडिल पावर जो है सिर्फ अपने ऑनेस्ट डिप्लोमेसी की बुनियाद पर उसने अपने इतने रिश्ते कमाए हैं, और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हमने अपने तमाम एलाइज और पार्टनर्स को हमेशा सच बोला है। किसी को हमने ना कभी झूठे ख्वाब दिखाए हैं, ना कभी हमने किसी की पीठ पे छुरा घोंपा है, हमने ना कभी किसी का फ़ायदा उठाया। हमने बताया है कि हमारी ये रिजर्वेशंस हैं, इतनी लिमिटेशंस हैं, यहाँ तक हम आपके साथ चल सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि रियलिस्ट जो होती हैं नेशन, वो आपको इस बात पे आपका रिस्पेक्ट करती हैं। उनको पता होता है कि यहाँ से कोई सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा, जिसमें फिर हमारी सीजन डिप्लोमेसी जब मिक्स हो गई हमारी बनियान मरसूस के में, जो हमने एक एग्जिबिट किया अपनी डिटरेंस को, और ना सिर्फ ये कि डिटरेंस एग्जिबिट की बल्कि उसके साथ जब हमारे पास 35+ हमने टारगेट लॉक किए हुए थे, तो हमने सिर्फ इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए हमने रोल बैक किया। हमने कहा कि नहीं, हम इस जंग में आगे नहीं जाना चाहते, हम कैपेसिटी भी रखते थे, हम जीत भी रहे थे। तो हमारी रिस्ट्रेन ने हमें रीजन का सिक्योरिटी स्टेबलाइजर, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आज हमने ये पुल आउट तो कर दिया है पूरा, लेकिन इसमें आगे चलना जो है वो दोनों पार्टीज ने। तो मैं बारहा कह रही हूँ कि पाकिस्तान जो है वो ना तो इंश्योरर है ना गारंटर है। अगर गारंटी देनी होती तो ईरान को हम पहले ही कहते हमारी गारंटी है, तुम अनकंडीशनल सीज फायर कर दो। ईरान ने पाकिस्तान के कंडीशनल सीज फायर के 10 पॉइंट जो है वो अमेरिका पहुंचवाए, और अमेरिका से जो चीज़ें आ रही हैं वो ईरान के सामने रखी, और फिर एक होलिस्टिक सा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाने पर सबको आमादा किया कि आए मिल बैठकर
मुस्तकबिल के लिए कोई मंसूबा साजी करते हैं जिसमें इकोनॉमी भी शामिल होगी, जिसमें सिक्योरिटी भी शामिल होगी और उसमें एक है बहुत हैरानी की बात है कि इन पे इतनी जल्दी से अमल भी शुरू हो गया कि सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान में है और जो ईरानियन डेलीगेशन है उनमें उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो हैं उनके डेलीगेशन में। तो ये बातें एक तो 1 या 2 दिन में हमारे पास कोई हतमी नतीजा नहीं आएगा, मैक्सिमम ये होगा कि एक कम्युनिके होगा जिसमें कहेंगे कि चीज़ें मस्बत पेशरफ्त हो रही है वगैरह वगैरह और चीज़ें जो हैं आगे की तरफ चलेंगी और कौन से पॉइंट्स होंगे जिन पे डिस्कशन होगी और इजराइल को कैसे कंट्रोल करना है अमेरिका। सब पार्टीज अमेरिका से ये जरूर पूछ रही हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब स्टे विद अस। शाम साहब, जिस तरह से हम कल भी बात करते थे, डॉक्टर साहब अभी यही बात कर रही हैं कि वो लीबिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो या फिर वियतनाम हो, किस तरह से हमने अमेरिका को फेस सेविंग दी है, हमने हमेशा सेव किया है। और अभी अफगानिस्तान वाले मामले के बाद हम ईरान, जब कहा जा रहा था कि पाकिस्तान इररेलेवेंट हो चुका है, हमें याद है जब सदर ट्रंप के इंतखाबात हो रहे थे उस दौरान पाकिस्तान को बिल्कुल इररेलेवेंट एक कैंडिडेट कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन राइट नाउ हम देखते हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ रेलेवेंट है बल्कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने दोनों ममालिक को आमादा किया है कि बैठ के बात की जाए। अब आगे आने वाले दिनों में क्या ये सुपर पावर का शिफ्ट भी देखते हैं? देखिए मारूख, मैं नहीं कहता, आप नहीं कहती हैं, हमारे क्रिटिक्स ये कहते हैं पाकिस्तान के, चाहे वो यूरोप में बैठे हैं, इसराइल में बैठे हैं, हिंदुस्तान में बैठे हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल स्टेचर बहुत बढ़ गया है और ये मल्टीलैटरल डोमेन में पाकिस्तान ने जिस तरह ऑपरेट किया है और ये मई से मई जंग के बाद जो पाकिस्तान को सारी दुनिया ने किसी और नज़र से देखा, जो पहले दहशतगर्दी गुरबत इस तरह की बातें किया करती थी, वो सारा चेंज हो रहा है तेज़ी के साथ। लेकिन अब पाकिस्तान का इस स्टेज पे मिडिल लेवल एक पार के तौर पे सामने आना, नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र बन के सामने आना, ये ऐसे नहीं है कि आप देख लें कि अमेरिका जैसी सुपर पावर, उनके लोग जो है उनके पास और बड़े लोग थे जिनको वो कह सकते थे हमारे दरमियान मामलात ठीक करवाएं, तो वो आगे बढ़ के करवाते। हिंदुस्तान तो रो रहा है ना, वो तो उसके तो फॉरेन मिनिस्टर ने तो जाक मारी थी और लोग उनके पीछे पड़े, उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान जो दलाली करता हम नहीं कर सकते, तो लोग कहते हैं मोदी भी तो गया था ना यूक्रेन और रशिया दलाली कराने, क्यों गया था? तो उनको मुंह की खानी पड़ रही है। देखिए इंटरनेशनल अफेयर्स में, पॉलिटिक्स में इस तरह नहीं होता, जो लोग फैसिलिटेट करते हैं। अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने ध्यानदारी के साथ एक बहुत बड़ा फोरम इन दोनों ममालिक के लिए पेश किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग आ गए हैं, प्रिलिमिनरी डिस्कशन शुरू हो गई हैं, बैक अपना चैनल जो डिप्लोमेसी है वो अपनी जगह पे हो रही है और जो वर्किंग लेवल पे जो गुफ्तगू उनकी चल रही है उसमें बड़ी हद तक कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें कवर की गई हैं। अब देखें हमारे 3 लोगों का इसमें आना, देखें लोग अब सारी बैकग्राउंड भी बता रहे हैं। अभी अब्बास अरागची कितने पढ़े लिखे आदमी हैं, बरतानिया की कैंट यूनिवर्सिटी से उन्होंने पॉलिटिक्स में डॉक्टरेट किया हुआ है। इसी तरह आप देख लें बाकर साहब हैं, स्पीकर जो है तेहरान यूनिवर्सिटी से जोग्राफी में PhD किया हुआ है। JD मैथ्स ने लॉ के अंदर डॉक्टरेट किया हुआ है। तो और ये तीनों बड़े धीमे मिजाज के लोग हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि फ़र्ज़ करें थोड़ी देर के बाद जब मामला जब आगे चलता है तो सब इकट्ठे बैठते हैं, डायरेक्ट टॉस का सिलसिला शुरू होता है, तो ये वो धीमे लोग हैं जो लड़ाई नहीं करेंगे, ये बात करेंगे, आर्गूमेंट से बात करेंगे और पहले से जो उनको ब्रीफ किया हुआ है इनके अपने लोगों ने उसकी बुनियाद पे करेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का फोकस है कि ये इस्लामाबाद एकॉर्ड जो है ना इसको किसी तरीके से कामयाब कराया जाए, जिसके लिए पाकिस्तान को बड़ी भरपूर सपोर्ट चाइना, रशिया, सऊदी अरब, टर्की और बाकी रीजन के ममालिक, यूरोपियन यूनियन देखें 3 ममालिक का मैं आपको बताया कि वो उन्होंने फ़ोन करके हमारे सागदार साहब को कहा कि आपकी काफ़ियाँ बहुत अच्छी हैं। तो ये सारा कुछ ऐसे नहीं हो गया, ये बैकग्राउंड में इसके लिए बहुत कुछ काम किया गया और जिस तरीके से हमने मनवाया, ये मैं कह सकता हूँ आपको, जितना नुकसान हुआ है मारूख इनका ईरान का, उसके बाद वो कह रहे थे ठीक है हमले कर दें भाई, आप सिविलाइजेशन तबाह करने हैं कर दें, हमने झुकना नहीं है। तो अब देखें दूसरी पार्टी जिस तरह अपना मुजाहरा कर रही है, पीछे जा रही है। एक और मैं आपको बात बताऊं जो इस वक्त बहुत परेशान कर रही है अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन को, मारूख अरबाब 2 बैक टू बैक न्यूयॉर्क टाइम में आर्टिकल छपे हैं जिसमें उन्होंने ये बताया कि अमेरिका की डीप स्टेट जो है वो इस जंग की मुखालफत करती थी और उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा था हमारे पास कोई क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है ईरान पे हमले की, आप ना करें, लेकिन वो फंस गए। अब देखें अब वो कह रहे हैं कि सॉरी करके कैसे पीछे हटना चाहिए, डीप स्टेट की बात नहीं मानेंगी। अब नतीजतन चीज़ें उनके लिए ख़राब हो रही हैं और अपनी साख बहाल करने के लिए सेफ एग्जिट चाहते हैं कि किसी तरीके से कुछ हो जाए। और बहुत ज़्यादा एतमाद का इज़हार प्रेसिडेंट ट्रंप भी और बाकी लोग भी फील्ड मार्शल पे, सागदार साहब पे, शबाशी साहब पे कर रहे हैं कि इन्होंने शुरू में जिस तरह निगोशिएशन करने के लिए जो मामलात आगे ले, देखिए एक दिन में नहीं हुआ, पिछले 15 दिन से इस पर काम हो रहा था।
और बड़ी शिद्दत से काम हो रहा था। तो अब देखें जिस तरीके से मामलात आगे जा रहे हैं, तवक्को तो हर किसी को है। और आपने देखे पाकिस्तानी मैं तो इस बात पे खुश हूँ, आप भी ट्रैवल सारे लोग करते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट हम किस तरह छुपा के जाते थे, आज बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी पासपोर्ट को यूँ दिखाया जाता है, लोग सलूट कर रहे होते हैं। तो ये अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है। मेरा ख्याल है हमारे पोलिटिकल लोगों को भी, सियासी तौर पर जो बटे हुए लोगों को, उनको पाकिस्तान की सोचनी चाहिए। पार्टियाँ, सियासी जमातें, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, इस मुल्क को रहना है, इस मुल्क की कदर करें, इस मुल्क को आगे ले जाना। आज कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी ठीक है। तो अब साहब ये ज़ाहिर है ये 2 हफ्ते का कोई मामला नहीं है, अभी ये आर्जी जंगबंदी तो हो गई है, लेकिन 1 दिन 2 दिन में मुज़ाकरात नहीं कामयाब होंगे। 4-5 बड़े पॉइंट्स हैं जिन पर आगे बैठकर कोई ऐसा एक ट्रैक तय करना है कि जिस पर दोनों ममालिक कामयाबी से बढ़ सकें। तो अब जो डिमांड्स हैं ईरान की ख़ास तौर पर उस पर ज़रा आप कमेंट कीजिएगा कि ये गल्फ़ कंट्रीज़ से अगर अमेरिका को निकलने की वो डिमांड करते हैं, उस पर अमेरिका का रिएक्शन कैसे होगा। जो कंपनसेशन ईरान डिमांड करता है कि हमारा जो कुछ नुकसान हुआ है जी वो नुकसान भरें, खसारा पूरा करें, उस पर क्या रिएक्शन होगा। इसमें कोई वे आउट्स नज़र आ रहे हैं आप? देखिए मुझे, अगर ये आपका सवाल अगर अरबाब मुझसे था, जी हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक चीज़ हमें लगता है कि इन टॉक्स के अंदर बड़ा एक संजीदा नौयत इख्तियार कर जाएगी। इसराइल ने जो स्पॉइलर का किरदार अदा करना था, उसमें उनका फोकस इस हवाले से रहा कि जो उन्होंने लेबनान के ऊपर अटैक्स किए हैं और उसकी शिद्दत उन्होंने बढ़ा दी जैसे ही दोनों ममालिक ने कन्फर्म किया कि उनके वफूद इस्लामाबाद आएंगे और मुज़ाकरात करेंगे। इससे ऐसा नज़र आता है कि अमरीका की जो एक शर्त थी कि रीजन में ईरान अपनी प्रॉक्सीज की सपोर्ट को ख़त्म करे, ये भी एक बड़ा ऐसा पॉइंट होगा जिसमें दोनों तरफ इख्तलाफ राय आ सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ईरान ने मुतअद्दिद बयानात ईरानी हुकाम ने जारी किए जिसमें उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया अमरीका पे। आज फिर बाकर कालिबाफ का जो बयान है रवाना होने से पहले ईरान से, उसमें भी उन्होंने कहा कि उनको अमरीका पे किसी किस्म का ट्रस्ट नहीं है। लेकिन खैर सगाली के तौर पे क्योंकि पाकिस्तान ने इनिशिएट किया है तो वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसा नजर आता है कि इस किस्म के पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर ये मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे भी नजर आता है कि ईरान इस मामले को रेज करेगा कि सीज फायर की वायलेशन हुई है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया था 2 हफ्ते का सीज फायर, उसमें लेबनान का नाम भी था। इस बात को पाकिस्तान ने अपनी तरफ से भी वजाहत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नुमाइंदे, पाकिस्तान के जो सफीर हैं अमरीका में, उन्होंने भी और पाकिस्तानी हुकाम ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बात पे जोर दिया कि लेबनान में जो अटैक्स हुए हैं ये वायलेशन है जो सीज फायर हुआ उसकी। सो आई थिंक इस तरह के बहुत सारे मामलात ऐसे होंगे हमारे सामने। जो 10 डिमांड्स हैं ईरान की, उसमें भी जो है वो हमारे पास अनऑफिशियल हैं, ईरानी मीडिया से आई हुई, और मेरी नज़र से 3 से 4 10 पॉइंट की डिमांड्स गुजरी हैं जिनमें कुछ कुछ अल्फाज का भी चुनाव मुख्तलिफ है। जेडी वैंस से भी जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने यही कहा कि उनके सामने मुख्तलिफ किस्म की ईरानी डिमांड्स हैं। ऑफिशियल जो भी इसके हवाले से पाकिस्तान ने कन्वे किया है वो हमारे सामने अभी तक नहीं है। तो क्या जो है वो इस वक्त ईरान की तरफ से किस हद तक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाएगी, यकीनी तौर पर दोनों ने इंतहाई लेवल पर जाकर ये अपनी शराइत सामने रखी है। लेकिन मुझे ये नजर आता है कि जो स्पॉइलर इसराइल ने लेबनान पे अटैक्स करके किया और नेतन्याहू अपने तौर पे नेगोशिएशंस कर रहे हैं इस वक्त लेबनान के साथ, और ये राउंड ऑफ नेगोशिएशंस वाशिंगटन में होंगे। सो और इसमें हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के हवाले से बात होगी, यानी ईरान के ऊपर इस हवाले से दबाव डालने की कोशिश की जाएगी कि वो अपनी प्रॉक्सीज की सपोर्ट गिव अप करें, जिसके लिए ईरान हरगिज राजी नहीं होगा। तो इस किस्म के बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर हमें लगता है कि तलखी भी सामने आ सकती है। लेकिन लेट्स सी पाकिस्तान का जो इसमें किरदार होगा, जिसको खुद पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से बताया जाता है कि हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, एक का पैगाम दूसरे को पहुंचाएंगे, दूसरे को, लेकिन ये आमने सामने बैठकर अमरीकी और ईरान के जो वफूद आ रहे हैं वो बातचीत करेंगे। तो वी विल हैव टू सी कि क्योंकि ये तमाम ज़्यादातर जो तफसीलात हैं वो मुझे लगता है कि नेगोशिएशंस के सिलसिले के ख़त्म होने के बाद हमारे सामने आएंगी। तो हमें देखना होगा कि ईरान का जो एक बड़ा वफ्द आया है, 14 रुकनी वफ्द है, जो दूसरी तरफ से जो अमेरिका का वफ्द है, वो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे एक दूसरे से बातचीत करते हुए। लेकिन टेम्परेचर इस वक्त बहुत हाई है, खासतौर पे इसराइल के लेबनान पे अटैक्स के बाद। सही है। शादी साहिबा, अनला तर्कु के हवाले से इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि हम तर्क नहीं कर सकते, अनला तर्कु लेबनान, ये जो बाकर कालिबाफ है उनकी जानिब से भी कहा गया, अब्बास अरागची की जानिब से भी बार बार ये जुमला इस्तेमाल किया गया है। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि पहली शर्त यही रखी गई है लेबनान से मुतालिक। इसके अलावा जो पॉइंट्स थे वो तो शायद पीछे रह गए, क्योंकि बात ये की जा रही है कि सबसे पहले इस पॉइंट पे बात करें, फिर उसके बाद फिर जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। आप क्या
समझती हैं कि जिस तरह से प्रॉक्सीज के हवाले से भी अफसा भी बात कर रही थी, खासतौर पर अगर हम हिजबुल्लाह की बात कर लें, हमें याद होगा जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त हिजबुल्लाह का ही नहीं था, लेकिन जब ये रिटेलिएशन की जाने बढ़े तो फिर हिजबुल्लाह की जाने से भी हमने रिटेलिएट करते हुए देखा और फिर लेबनान वाला इशू शुरू हुआ। तो इसको किस तरह से फिर टैकल किया जा सकता है या इसको फिर किस तरीके से टेकअप किया जा सकता है, और लाइटर नोट में अगर हम बात करें तो किस तरह से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिससे आगे बढ़ना है। इसमें एक तो बात ये है, जैसे हमारी पैनलिस्ट जो हैं वो बता रही थी कि मार्केट में डिफरेंट वर्जन्स हैं 10 पॉइंट्स के, तो वो भी डिलिबरेटली जो है वो फैला दिए गए हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि जो 10 पॉइंट्स जो हैं वो अमेरिका तक पहुंचाए गए थे वो सोशल मीडिया से तो नहीं पहुंचाए गए थे, वो तो उनको जाहिर है किसी डिप्लोमेटिक चैनल से ही दिए गए होंगे। तो वो जब उनके पास पहुंचे हैं तो उनके अपने क्वार्टर्स में बहुत उसका जो है ना फॉल बैक आया है और बहुत ज़्यादा लोग लैश आउट किए हैं कि ये इन पे हम बात करेंगे। इसके अंदर तो न्यूक्लियर भी नहीं है, हमारा फेवरेट टॉपिक, बैलिस्टिक भी नहीं है, तो हम अपनी हॉबी को कैसे छोड़ सकते हैं? हमने तो ईरान न्यूक्लियर पे बात करनी है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसमें फिर इन्होंने कहा कि जी वो हो सकता है फारसी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो गया हो, और ये अब मसला ये है कि ये ऑफ रैंप के चक्कर में इनको कोई और रास्ता नहीं मिला, तो ये उन 10 पॉइंट्स जो कि लॉजिकल हैं और वो पाकिस्तान ने अपने पार्टनर्स और एलाइज और ईरान के सब ने मशावरत से किए हैं, क्योंकि ईरान को भी पता है कि इस रीजन के लोग भी इसमें शामिल होंगे, तो क्या उनको भी ये सूट करते हैं? स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का ऑपरेशनल मॉडल क्या होगा? क्या इट कैन बी ऑपरेशनलाइज बिटवीन ओमान एंड ईरान? क्या टॉल लीवी उस पर रखना है 2 मिलियन पर वेसल? तो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो उसे डाउन कितना करना है? हमारी रेपरेशन कौन देगा? तो वो सारे रीजन के कंट्रीज को ईरान अपने साथ, उनकी इंटीग्रेशन ही तो ईरान चाहता है कि मैं इंटीग्रेट कर जाऊं, मेरी डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक आइसोलेशन खत्म हो जाए, और मुझे जो इंटिमिडेशन का एक सोर्स बनाया हुआ है खास तौर पे गल्फ के कंट्रीज के लिए कि वहाँ पे हम प्रीएम्बल है उसमें दोनों पार्टीज बैठ के एजेंडा पॉइंट सेटल करेंगी कि जी आप भी अपने एजेंडा पॉइंट्स लाइए, हम भी लाते हैं, और अब हम डिसाइड करते हैं कि अब हमने आगे की मीटिंग्स में कौन से एजेंडा पॉइंट्स को। ठीक है डॉक्टर शाहजी, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हम लेते हैं, जरा वापस आते हैं, फिर इस पर मजीद भी छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बार फिर ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। अफसा कोमल, डॉक्टर शाहजी, एहतिशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतिशाम साहब, ये जो 5 पॉइंट्स आपने बताए थे उसका नंबर 4 और नंबर 5 पॉइंट ज़रा अब आप ही डिस्क्राइब कीजिएगा कि अब ये गल्फ कंट्रीज से जो निकालने वाली डिमांड है अमेरिका को ईरान की, वो किस तरह से डिस्कस हो सकती है? फिर जो कंपनसेशन वाला मामला है उस पर अमेरिका का क्या रिएक्शन हो सकता है? अब ये इन दोनों पॉइंट्स पर कहीं कोई आपको पेशरफ्त होती, डेवलपमेंट होती नज़र आ रही है? देखें, ये जो बेसिस ख़त्म करने वाली बात है कि जी 6 ममालिक में 19 बेसिस हैं, और आपने देखा किस तरीके से उनका कतर में सेंटकॉम का है, बहरीन में उनका बहरी वो बहुत बड़ा अड्डा है। तो इस बात पे तो सीधी सी बात है, बायलैटरल ये एग्रीमेंट हैं, ये मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल होगा ये बात मानी जाए। मेरा ख्याल है सिर्फ इसलिए ये पॉइंट ईरान की तरफ से रखा गया कि अपनी गुफ्तगू करने की ताकत को बढ़ाया जाए, निगोशिएटिंग पावर को ज़्यादा बढ़ाया जाए। देखें, ये उसी सूरत में होगा जैसे कि एक हम आप और मैं बैठ के बात करते हैं कि जीसीसी कंट्रीज़ के लिए रूट शॉक तो था कि जब वो तवक्को कर रहे थे कि इस लम्हे जब हमारा सिक्योरिटी का अम्ब्रेला अमेरिका ने हमें दिया हुआ है और वो उसके ऊपर आ नहीं रहा, हमें नहीं बचाया जा रहा और हमें अपने तौर पे कुछ करना पड़ा। आपने देखा यूएई ने रिएक्ट किया, अगले दिन एक जहाज़ भेजा उन्होंने अपना, तो वो तवक्को पूरी नहीं हुई। वो तो अब यह है कि दोबारा से आप देख लें, जब वो कह रहे पोस्ट वॉर सिनेरियो में अरबाब ये सारी चीज़ें तय होंगी, उसी हवाले से पाकिस्तान का वो कहा जा रहा है कि एक सिक्योरिटी का एक रोल बड़ा बन सकता है मिडिल ईस्ट में, और वो क्या होगा उसकी निटी-ग्रिटी कुछ मेरी इतला है कि तय भी की गई हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें बड़ा रोल प्ले करेगा सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की, और फिर इसको किस तरीके से ईरान को बीच में लेके आना है, इनको कैसे मनवाना है कि करें। ठीक है, तो शाम साहब साथ ही रहेगा, आपकी जाने वापस आएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो खबर दीजिए कि अभी तक क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने जा रहा है, और हम पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। एहसन साहब को आवाज आ रही है? क्या आप ना अपना बारूक मुझसे पूछ रही? एहसन इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहसन साहब आप सुन सकते हैं? गालिबन राब्ता हम करने की रिकनेक्ट हम करते हैं, जैसे ही वो वापस आते हैं तो फिर उनके सामने ये सवाल रखते हैं कि अब इस्लामाबाद में ज़ाहिर अब होने क्या जा रहा है, दिन आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम की जाने बढ़ रहा है, तो क्या वहाँ से खबरें आती हैं? यकीनी तौर पर बड़ी पॉजिटिव खबरें आएंगी। एहतिशाम साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे अब किस तरह से ये जो अमरीकी अड्डे हैं उनको। एहसन इकबाल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही, बिल्कुल जी सर। बताइएगा अभी तक क्या कुछ हुआ है? जाहिर है पूरी कौम इस वक्त इंतजार कर रही है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, तो आप क्या बता सकते हैं कि नेगोशिएशंस कहां तक पहुंचे हैं?
पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दूंगा कि आज एक तारीखी दिन है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक सारी दुनिया की निगाहों का मरकज पाकिस्तान और इस्लामाबाद है। ये पाकिस्तान की तारीख का वन ऑफ द फाइनेस्ट मोमेंट्स है और अल्लाह ताला ने जितना भी हम उनका शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का काम है कि इतनी इज्जत दी है पाकिस्तान को जो शायद तारीख में बहुत कम मौक़ों पर हमें इस कदर दुनिया में पजीराई आलमी सतह पर मिली है। और अब ये मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। पाकिस्तान ने एक बहुत मुखलिसाना कोशिश की, अगरचे दोनों जो फरीकैन हैं उनके दरमियान बहुत फ़र्क था, दोनों की पोजीशन बहुत इंतहा पर थी, लेकिन एक बड़ी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो दिन रात की मेहनत है और मायूस हुए बगैर उन्होंने अमन के लिए जो कोशिशें की वो बिलाखिर रंग लाई और अब दोनों मैदान जंग से निकल कर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे, इसलिए कि अब ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं रही, इसमें 193 ममालिक भी बन चुके हैं। चूँकि जो डिसरप्शन हुई है इस जंग की वजह से, उससे 193 ममालिक की मईशतों के ऊपर बहुत खतरात लाक हो चुके हैं। तेल की कीमतों में इजाफे की सूरत में, महंगाई की सूरत में, और इसी तरह वो सप्लाई चेन जो पेट्रोकेमिकल की सनत से वाबस्ता हैं उनकी डिसरप्शन से पूरी दुनिया की मईशत इस वक्त मुतासर है। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई थी और आपने देखा कि अब वज़ीर आज़म ने जब मुज़ाकरात के आगाज़ का ऐलान किया तो उससे पूरी दुनिया में एक मुस्बत रुझान आया और माहिरीन के मुताबिक आलमी मईशत ने $3 ट्रिलियन से ज़्यादा मुस्बत रुझान देखने में आया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की एक ट्वीट ने दुनिया की दौलत में $3 ट्रिलियन का इजाफा किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों फरीकैन इसी सोच के साथ इस मुज़ाकरात में शरीक होंगे कि उनके साथ करोड़ों अवाम भी, उनका मुस्तकबिल भी वाबस्ता है, क्योंकि इस तनाज़े की सूरत में जो महंगाई का तूफान टूटेगा, जो बेरोजगारी आएगी, उससे करोड़ों लोग गुर्बत की सतह से पूरी दुनिया में नीचे जा सकते हैं। तो ये एक लिहाज से आलमगीर मुआशी जंग भी बन चुकी है और इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह इसका मुस्बत आउटकम होगा। अगर फौरी इसका कोई मुस्बत हल ना भी निकला और मेरे नज़दीक अगर दोनों फरीकैन सीज फायर को मजीद बरकरार रखने पर और मुज़ाकरात के एक और राउंड पर भी इत्तफाक करते हैं तो वो भी इस कोशिश का एक बहुत मुस्बत आउटकम होगा। अलबत्ता हमारी कोशिश और दुआ तो यही है कि ये फैसला कौन मरला हो और इसी के नतीजे में कोई पायदार, मुस्तकिल और मुस्तहकम हल निकले जिससे कि इस खत्ते में भी अमन हो और दुनिया की मईशत भी उस तबाही से बच सके जो इस तनाज़े के लंबे होने से मुमकिना तौर पे पेश आ सकते हैं। तो साहब ये ऐसे इकबाल साहब, एहतिशाम बोल रहा हूँ, मेरा भी एक छोटा सा सवाल ले लें। ऐसे इस पाकिस्तान सेंटर स्टेज पे है पूरी दुनिया के, इस्लामाबाद एकॉर्ड की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान का इतना स्टेचर जियोपॉलिटिकल लेवल पे बढ़ा है। मेरा आपसे सवाल है, आप माशाल्लाह बहुत चीज़ों को समझते भी हैं, देखते भी हैं, सियासत को भी और इकोनॉमी को भी। अब पोस्ट वॉर सिनेरियो में पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं? हमारा जीसीसी ममालिक के साथ इकोनॉमिक फाइनेंशियल कोऑपरेशन, और ये बड़ी बात हो रही है $3 बिलियन जो ले लिए गए या देने हैं हमने अपना यूएई को। कुछ इत्तलात हैं, मैंने कहा मैं आपसे भी पूछूं कि कहा जा रहा है कि जी ये हमारे स्टेट बैंक में आ जाएंगे, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, हमारा $16 बिलियन जो हम चाहते हैं को अपना हर सूरत में हमारे पास होना चाहिए, 3 माह की इंपोर्ट का वो पूरा रहेगा। तो क्या कहेंगे इस पर आज़ाद साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा पाकिस्तान का किरदार है, इससे पाकिस्तान की जो आलमी सतह के ऊपर इमेज है, जो उसकी स्टैंडिंग है सियासी तौर पर और उसके किरदार के हवाले से वो बहुत बड़ी है और इससे इसके डिविडेंड हमें यकीनन हासिल होंगे। चूँकि इस इलाके में और ख़ित्ते में भी पाकिस्तान एक महफूज डेस्टिनेशन के तौर पे उभरा है, तो न सिर्फ मुस्तकबिल में पाकिस्तान की तरफ सरमायाकारी का रुझान हो सकता है, बल्कि वो ममालिक जो इस जंग की तबाही से बचे हैं उनके साथ भी हमारे मुस्तकबिल में मुआशी और इक्तसादी ताल्लुकात में बेहतरी आने का इंटरमलाइज होती है। तो कुछ वक्त लगेगा हमें बहाली के तरफ जाने के लिए, लेकिन जो ही हम इस जंग के खतरात से निकलेंगे उसके बाद एक बहाली का अमल शुरू होगा
और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से बहुत बेहतर इसमें इम्कानात होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान इकबाल साहब, एहतशामुल हक साहब, अफसा कोमल, डॉक्टर शाजिया साहब हमारे साथ। तो अब बड़ी पॉजिटिव वाइब्स न सिर्फ हमें शहर इक़्तिदार से मिल रही हैं, बल्कि एहसान इकबाल साहब की गुफ्तगू से लग रहा है कि आगे भी सब कुछ बेहतर ही अच्छा होने जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद आप अच्छी रखें, क्योंकि उम्मीद हमें भी अच्छी है और कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से, जो पाकिस्तान के जो बड़े हैं उनकी जानिब से की जा रही है कि किसी न किसी तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, जो सीज़ फायर है उसमें मजीद होल्ड हो और ट्रांसमिशन का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।